कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन को जियांचू सिटी की हालातों का पूरा अंदाजा हो चुका। यहाँ मौजूद सभी जीनियस की मेमोरीज को इरेज करके इन्हें इस सिटी में ट्रैप किया गया था ताकि हेवनली realm में असेंड होने का मौका सिर्फ कियान्यू सेक्ट के डिसाइपल्स को मिल पाए। इसीलिए मास्टर एचिन ने डिसाइड किया कि वो इन सभी की मेमोरीज को दोबारा से रिस्टोर करेंगे ताकि ये लोग आपस में फेयरली कम्पीट करके हेवन में असेंड हो सके। इसलिए उन्होंने मैजिकल पिल्स को रिफाइन करके उन्हें डम्पलिंग्स में ऐड कर दिया। जो भी बंदा ये डम्पलिंग्स खाएगा उसकी इरेज हुई मेमोरीज दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जियांचू सिटी के लोगों की मेमोरीज वापस लाने के लिए मास्टर एचिन ने ढेर सारे डम्पलिंग्स बना लिए। हर एक बास्केट में 20 डम्पलिंग्स भर दिए थे और अब उन्हें बस सिटी में जाकर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कियारो ने बताती है कि इस सिटी के लोग काफी ज्यादा शातिर हैं। देख लेना वो तुम्हारी डम्पलिंग्स को हाथ भी नहीं लगाने वाले। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वाली तीनों लड़कियां तो अपनी अपनी बास्केट उठाकर सिटी में जाने के लिए बेकरार थी। जो देख कियार कह रही थी कि पता नहीं तुम लोग उनकी मेमोरीज वापस लाने पर क्यों तुले हो। इससे अच्छा तो उनकी अभी की लाइफ है, वो सभी लोग मिलजुल कर रहते आ रहे। तो मास्टर एचिन कहने लगे कि वो लोग किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं इसका फैसला तुम नहीं ले सकती। इधर लड़कियों ने तो आपस में ही बेट लगाई थी कि कौन सबसे पहले डम्पलिंग्स की बास्केट खाली करेगा। जिसकी बास्केट पहले खाली होगी वही विनर बनेगा। तो कियारो ने बताती है कि तुम लोग बस देखती जाओ। वो कल्टीवेटर्स एक जमाने में जीनियस थे तो ऐसे ही किसी ने दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। मगर कोई भी उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। सो अब शियांग सीधे सिटी मार्केट में पहुंच जाती है। वो कह रही थी कि देखो मेरे पास एकदम डिलीशियस स्टफिंग वाले बन्स हैं। इन्हें एक बार खाओगे तो खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाओगे। मगर टाउन का कोई भी बंदा उन बन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जो देखकर शियांग ने भी ये बात क्लियर कर दी कि ये बन्स तो फ्री है। मगर फिर भी उन लोगों को फ्री की चीजें भी नहीं चाहिए थी। जो देख शियांग मायूस होकर एक जगह पर बैठ जाती है। वो कह रही थी कि ये लोग तो काफी ज्यादा शातिर निकले, फ्री के बन्स भी खाने से मना कर रहे हैं। और उतने में याओ वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी शियांग देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई। पूरे मार्केट को चक्कर लगाने के बावजूद भी तुम एक भी बन किसी को खिला नहीं पाई। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम्हारी बास्केट भी फुल है तो यहाँ आकर ज्यादा शाइनिंग मारने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही याओ से अपनी बास्केट शो करते हुए कहने लगी कि जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो। देखो इसमें से एक बन कम हो गया। मैंने तो ऑलरेडी एक बन खपा दिया और एक तो 0 से बेहतर ही रहता। जो सुनकर तो शियांग भी थोड़ी सी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी से बन एक्सेप्ट किसने किया होगा। तभी याओ से कहने लगी चलो इतना भी मत सोचो, आफ्टर ऑल मैं ही इस चैलेंज को जीतने वाली थी। और फिर वो बिजी होने का बहाना बताकर अचानक से वहाँ से भागने लगी क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था और शियांग ने देखा कि याओ ने अपना बन किसी कुत्ते को खिला दिया है ना कि इंसान को। और अब वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया क्योंकि उसे और बन खाने थे। जो देख शियांग याओ से कहने लगी कि तुमने तो एक कुत्ते पर डम्पलिंग को जाया कर दिया, मैं तो इसे जीत नहीं मानती। जिस पर याओ कह रही थी कि तुमने तो शर्त लगाने से पहले ये बात क्लियर करनी चाहिए थी। ये मत भूलो कि एक हमेशा 0 से बेहतर होता। इधर मुरांग अपनी बास्केट लेकर मास्टर एचिन के पास पहुंच चुकी थी। एचिन भी शॉक थे कि किसी ने उनकी फ्री वाले डम्पलिंग्स को जरा भी भाव नहीं दिया। तभी कियार उनके जले पर नमक रगड़ने के लिए कहने लगी कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपकी ये मेथड बिल्कुल काम नहीं करेगी। खैर अब मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। आप यहाँ पर असेंशन के लिए आए थे ना, तो ठीक है मैं आपको असेंशन का स्लॉट दे देती हूँ। बस इन डम्पलिंग्स को बांटने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो सुनते साथ ही आर्टिफैक्ट उस पर भड़क गया। वो कह रहा था बच्ची क्या तुझे हम बेवकूफ लगते हैं? अगर असेंड होने का स्लॉट अवेलेबल है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर कियार बताने लगी कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ट्रायल पास कर लूँ तो वो मुझे असेंड होने का मौका देंगे, इसलिए मैं अपना स्लॉट तुम्हारे मास्टर को देने के लिए तैयार हूँ। मगर हाँ तुम मेरे इन साथियों की स्लॉट्स उनसे ही छीन नहीं सकते। हालांकि मास्टर एचिन की सुई तो अभी भी डम्पलिंग्स पर ही अटकी हुई थी। वो कहने लगे कि अगर ये लोग फ्री में डम्पलिंग नहीं खा रहे तो अब हम उनसे पैसे लेकर डम्पलिंग खिला देंगे। वैसे भी फ्री वाली चीजों की ज्यादा कीमत नहीं होती। तो कियार कहती है अरे तुम फ्री में बंस खपा नहीं पाए तो क्या तुम्हें लगता है कि यही बंस तुम बेच पाओगे? ना ना ये तो होने से रहा। और उतने में एचिन उसे आजाद कर देते हैं। वो कह रहे थे कि क्यों ना तुम्हारे महल के सामने शॉप लगाई जाए और
अब मास्टर एचिन ने सिटी लॉर्ड के मैंशन को रिनोवेट करने के बाद वहीं पर अपना मोमोज का ठेला लगा दिया, जिसके बाद प्लानिंग के मुताबिक शियांग और याओ सीधे मार्केट में चली गई, जहाँ पर शियांग ने एक डम्पलिंग खाने के बाद अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए। उससे पूछने लगे कि मिस आप ठीक तो हो ना? और तभी याओ कहती कि अरे वाह, मेरी दोस्त ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। वली सब उस डम्पलिंग का ही कमाल होगा। उस शॉपकीपर ने हमें बताया था कि इस बन को खाने के बाद ही हम ची पावर को सर्कुलेट कर पाएंगे, और शायद इसी वजह से मेरी दोस्त ने इतनी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया। काश मैं भी उस दुकान से डम्पलिंग्स खरीद पाती। वली सारी बातें सुनकर सिटी के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें तो अभी भी याओ की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए शियांग ने उन सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर इस बार काफी जोरदार एक्सप्लोजन हो गया था। और इस बार सिटी के लोग उस डम्पलिंग के पैकेट को चेक करने लगे, जिस पर उस शॉप का नाम लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उस शॉप का पता जानने के लिए ये लोग मरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कियार को पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारने वाला, मगर थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई और सभी लोग डम्पलिंग्स खरीदने के लिए मरे जा रहे थे, जो देखकर तो उस बच्ची कियार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे तो कुछ भी करके इन लोगों को डम्पलिंग खाने से रोकना था, तो वो उन लोगों को समझाने लगी कि प्लीज इन डम्पलिंग्स को मत खरीदो, इसके अंदर जहर है। मगर भला कोई उसकी बातें क्यों सुनेगा? उन लोगों ने तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और अब देखते देखते वहाँ पर काफी ज्यादा कियास मचने लगा। मुरांग अकेले तो उन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मास्टर एचिन ने अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए इन सभी लोगों को नीचे पटक दिया। वो कह रहे थे कि पता नहीं तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि हर एक बंदे को डम्पलिंग मिलेगा, इसलिए बेवजह धक्का मुक्की मत करो। और फिर उन्होंने उन सभी को अपनी पावर्स की मदद से डम्पलिंग बांटना शुरू कर दिए। तो उन डम्पलिंग्स को खाते साथ ही उन लोगों की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उनकी खोई हुई मेमोरीज दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है। उन्हें पता चल गया कि वो लोग तो अपने अपने फैक्शन के जीनियस हैं, और इस जियांचू सिटी में वो आई थी ताकि वो हेवन में असेंड हो पाए। अब अपनी मेमोरीज रिकवर होते साथ ही एक मास्टर ने तुरंत ही अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन कर लिया। वो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि इस घटिया सी जियांचू सिटी ने मेरे 100 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब तो यहाँ पर मैं एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला। मुझे कुछ भी करके आज ही हेवनली realm के लिए असेंड होना है। और तभी एक दूसरी बंदी ने उस पर अटैक कर दिया। वो कह रही थी कि असेंड होने का मौका मुझे मिलना चाहिए, मैं तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। और देखते ही देखते ये सभी लोग आपस में फाइट करने लगे। इन सभी को हेवनली realm में असेंड होने का मौका चाहिए था। उनकी ऐसी लड़ाइयाँ देखकर मुरांग कहने लगी कि ये लोग थोड़ी देर पहला कितना ज्यादा शांत थे, और अब अचानक से जानवरों जैसे फाइट कर रहे। इतनी जल्दी इनका बर्ताव कैसे बदल गया? वहीं पर मास्टर एचिन भी ये सब देखकर परेशान हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि इस दुनिया की जीनियस ऐसे जंगली जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। कियारो ने बता रही थी कि सभी लोग हेवनली realm में असेंड होना चाहते हैं, और हमारे पास उतने स्लॉट मौजूद ही नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी मेमोरीज को रिस्टोर मत करो, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। और अब देख लीजिए आपने कैसा रायता फैलाया। बस थोड़ी देर में ये सभी लोग असेंशन के नाम पर एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। इतने सालों से हमारी जियांचू सिटी में शांति थी, लेकिन आज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। वहीं पर इन कल्टीवेटर्स ने एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग इस हड़बड़ी में मारे जा रहे थे। सो फाइनली इस कत्लेआम को रोकने के लिए मास्टर एचिन ने गुस्से में आकर जमीन पर अपना पाव पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होते हुए इन सभी कल्टीवेटर्स को नीचे गिरा देती है। मगर मास्टर एचिन इन पर बार बार हमले नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये कल्टीवेटर्स उन्हीं के हाथों मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि अब ये लोग कियार को मारना चाहते हैं, इसलिए वो कियार से कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इन लोगों को आजाद कर दूंगा, और फिर ये सभी लोग तुम पर अपना गुस्सा उतार देंगे क्योंकि तुम इस सिटी की लॉर्ड हो। जिस पर कियार बताने लगी कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया कि असेंशन के लिए हमारे पास ज्यादा स्पॉट मौजूद नहीं है। पता नहीं आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। जो भी बंदा असेंड नहीं होगा उसे अपनी बारी आने तक जियांचू सिटी में ही रुकना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही कल्टीवेटर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं 80 सालों से यहाँ पर कैद हूँ, और इन 80 सालों में मैंने आज तक भी किसी को यहाँ से असेंड होते हुए नहीं देखा। इसीलिए अब हमें और ज्यादा उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारी कियान्यू सेक्की
हकीकत जान चुके हैं। तुम लोगों ने जानबूझकर असेंशन की लालच दिखाकर हमें यहाँ पर ट्रैप रखा ताकि तुम्हारा कियान्यू सेक्ट पूरे मॉर्टल रेल्म पर हुकूमत कर पाए। जिस पर कियार बताने लगी कि मैंने तो तुम्हें एकदम सच बताया। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। असेंड होने से पहले तुम इस सिटी से बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि एक दिन मेरे ग्रैंडफादर को तुम सब पर रहम आ जाए और तभी जाकर तुम्हें इस सिटी से आजादी मिलेगी। जो सुनते साथ ही मुरांग उससे कहती कि तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकती। अगर वो असेंड होना नहीं चाहते तो उन्हें यहाँ से वापस जाने दो। वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। जिस पर कियार बताने लगी कि यहाँ से सबसे नजदीक वाला कॉन्टिनेंट 10,000 मील दूर है। तो जब तक मेरे ग्रैंडफादर खुद उन्हें यहाँ से बाहर समन नहीं करते तब तक इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। मगर इन लोगों को कियार की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि इस लड़की की कियान्यू सेक्ट ने हमारे साथ धोखेबाजी की तो हम दोबारा से इनकी जाल में नहीं फंसने वाले। जिस पर कियार कहने लगी कि तुम लोग चाहकर भी सिटी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से अपनी मेमोरीज को इरेज करवा के यहाँ पर मजे करो। तभी एजेंट उससे कहने लगे कि लड़की शायद तुम एक बात भूल गई। अगर हम लोग यहाँ पर कैद है तो तुम भी हमारे साथ हो, यानी कि तुम भी यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगी। जिसके बाद ये लोग सिटी वॉल के सामने पहुँच गए। कल्टिवेटर्स उस पर मुसलसल अटैक कर रहे थे मगर उस गेट पर तो कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट उस गेट पर किया हुआ हर एक अटैक उन्हीं पर बैकलैश करने लगा। बेचारा आर्टिफैक्ट भी इसमें घायल हो जाता है। वो कहता है बॉस मुझे नहीं लगता कि हम इस दीवार को तोड़ पाएंगे। मेरे ख्याल से कियान्यू सेक्ट के उस बुड्ढे ने यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल स्पेल सेटअप किया होगा। और तभी एक बच्चा कहने लगा कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। अगर हमारे वेपन्स इस दीवार पर काम नहीं कर रहे तो हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करेंगे। और अभी सभी कल्टिवेटर्स मिलकर अपने पावर्स को मर्ज करके वहाँ पर एक बहुत ही जायंट स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट कर लेते हैं। मगर उस दीवार ने तो उस स्पिरिचुअल बॉल को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। जो देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। इधर आर्टिफैक्ट मास्टर एजेंट से कह रहा था कि अब आप ही अपने एक पंच के साथ इस दीवार को ब्रेक कर सकते हो। जिस पर एजेंट कह रहे थे कि इस दीवार को हम ब्रूट फोर्स का यूज करके क्रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ तो जिंदा दफन है। तो याओ कह रही थी कि शायद वो चीज कोई हेवनली बीइंग होगी, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके उस वॉल को चेक करने लगी। वहीं पर वो सभी कल्टिवेटर्स भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक दूसरे पर क्लाइंब करके वहाँ पर एक लंबी कतार लगा दी मगर उनका बैलेंस बिगड़ते साथ ही सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। तभी आर्टिफैक्ट कहता है बॉस हमें तो सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है, तो भला उसके लिए इस दीवार को ब्रेक करने की क्या जरूरत। आप तो इसके ऊपर फ्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। और उतने में मुरांग मास्टर एजेंट के सामने झुक गई। वो कह रही थी कि मास्टर आप मेरी तशरीफ पर एक जोरदार लात मार के मुझे दीवार के उस पार भेज दीजिए ताकि मैं दीवार की दूसरी तरफ का अंदाजा ले सकूं। ये आइडिया तो मास्टर एजेंट को काफी ज्यादा अजीब लगा। इनफैक्ट वो तो हैरान होकर कहने लगे कि ना ये सब तो मैं नहीं कर सकता, लड़कियों पर लात उठाना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन आर्टिफैक्ट तो चाहता था कि मास्टर एजेंट इस बंदी को लात जड़ दे। वो कह रहा था बॉस हम सभी लोग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो ऐसे हालातों में आप जेंडर की फिक्र ना करें। और वैसे भी हमारी टीम में तो सबकी सब लड़कियां हैं। और उतने में वो सभी लड़कियां आर्टिफैक्ट को घूरने लगी। जो देख आर्टिफैक्ट समझ गया कि अब इनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं, तो कहता है पता नहीं आप लोगों को मैं किस एंगल से मर्द लग रहा हूँ। दरअसल ये बात मैं बताना भूल गया कि मैं भी एक लड़की हूँ। लेकिन एजेंट भला कहाँ उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने तो आर्टिफैक्ट को पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और तभी आर्टिफैक्ट कहता है मास्टर प्लीज रुक जाए, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। और फिर क्या आर्टिफैक्ट के कहने पर मास्टर एजेंट ने डिमोनिक बेल को बाहर निकाल लिया। उस डिमोनिक बेल ने तो बाहर आते साथ ही मास्टर एजेंट को धमकियां देना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि जल्दी हमारे डीमन लॉर्ड टियानशु यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर देखना तुम्हारी कोई खैर नहीं। वहीं पर आर्टिफैक्ट दिल ही दिल में कहने लगा कि जब मैं डीमन लॉर्ड टियानशु के पास था तब इस कमीनी बेल ने मेरे खिलाफ कई सारी साजिशें रची और इसी की वजह से मुझे उस टियानशु ने मॉर्टर रेल्म में फेंक दिया। तो चलो फाइनली आज मैं उस जलीलियत का बदला लूंगा। हालांकि शियांग को तो आर्टिफैक्ट को भी परेशान करना था, इसलिए वो मास्टर एजेंट से कहती कि हम इस बेल को अकेले नहीं भेज सकते। अगर ये भाग गई तो दोबारा से हमारे हाथ नहीं आने वाली, तो क्यों ना इसके साथ एक जोड़ीदार को भेज दिया जाए। जो सुनते साथ ही मास्टर एजेंट आर्टिफैक्ट और उस बेल को एक साथ बांधकर उन्हें दीवार के उस पार भेज देते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पर थंडर इमर्ज होकर इन दोनों को वापस पुश कर दिया। आर्टिफैक्ट और डिमोनिक बेल दीवार से टकराकर
कर वापस आ गए। और तभी वहाँ पर कियानू सेक्ट के मास्टर कियान की एंट्री हो गई। उसे देखते साथ ही जियांचू सिटी के जीनियस उस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुमने हमें यहाँ पर कैद क्यों किया है, जल्दी से हमें रिहा करो। उतने में ही मास्टर कियान अपनी ग्रैंड डॉटर कियार पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि इस सिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, तो क्या तुम इस तरह से अपना काम कर रही हो। जिस पर कियार पैनिक होते हुए बताने लगी कि इस बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मगर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जो सुनते साथ ही मास्टर कियार ने उसे वहाँ से वापस जाने का हुक्म दिया। वो कह रहा था कि मैं बस थोड़ी देर में तुमसे मिलने आ जाऊंगा और मेरा असेंशन का वादा भी पूरा करूंगा। जो सुनते साथ ही कियार खुश होकर वहाँ से चली गई। इधर बाकी के जीनियस ने तो मास्टर कियार पर हमले करना शुरू कर दिए थे। हालांकि इनमें से कोई भी बंदा उस बुढ़े को घायल नहीं कर पाता। उसके ऑरा से ही पता चलता है कि ये फर्स्ट हेवन में कल्टीवेट करके वापस आया था, मगर ये लोग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से एक मास्टर उस पर अपनी सोर्ड से लगातार अटैक करने लगा। तब तक दूसरे लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन मास्टर कियान ने इन सभी को काफी पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद वो बताने लगा कि हेवन में जाने का स्टेयरवे खराब हो चुका है, इसलिए तुम में से कोई भी हेवन में असेंड नहीं हो पाएगा। मगर अब उन लोगों को कियान की बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी कि अगर स्टेयरवे खराब है तो फिर तुम वहाँ पर कैसे जा पाए। तो मास्टर कियानो ने बताने लगा कि असेंशन बस एक झूठ है जो कि फर्स्ट हेवन ने हमारे मॉर्टल को उल्लू बनाने के लिए इजाद किया था। वहाँ जाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मास्टर एचिन उससे पूछते हैं कि बताओ फर्स्ट हेवन में ऐसा क्या हो रहा है जो तुम इन लोगों को वहाँ जाने से रोक रहे हो। जिस पर कियान कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता भी दूं तो भी तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। फर्स्ट हेवन तो बस एक जहन्नुम है। जो सुनकर शियांग कहने लगी कि मैंने तो सुना था फर्स्ट हेवन मॉर्टल रेल्म से असेंड हुए लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट करता है। शायद ये बंदा चाहता ही नहीं कि मॉर्टल रेल्म के लोग पावरफुल बने। और उतने में एक कल्टीवेटर सामने आकर बताने लगी कि मुझे अब असेंड ही नहीं होना, मैं तो बस अपनी युवा सेक्ट में वापस जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी छोटी बहन से मिल पाऊँ। जब मैं यहाँ आई थी तब वो सिर्फ 7 साल की थी। तभी दूसरे कल्टीवेटर्स भी कहने लगे कि हाँ अब हमें असेंड नहीं होना, हम अपने सेक्ट में वापस जाना चाहते हैं। वेल उन सभी को अपने सेक्ट, अपने मास्टर्स और दोस्तों की याद आ रही थी। तभी मास्टर कियानो ने बताने लगा कि तुम्हारे सेक्ट के पास कोई सक्सेसर्स नहीं थे, जिसके चलते वो 100 सालों पहले वैनिश हो गए। तुम जिन भी लोगों को जानते थे वो ऑलरेडी मर चुके होंगे। जो सुनते साथ ही कुछ कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा रोने लगे, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि असेंड होने के चक्कर में उन्होंने अपनों को ही खो दिया। और उतने में एक बंदे ने गुस्से में आकर मास्टर कियान पर हमले करना शुरू कर दिए। वो बंदा कह रहा था कि मैं 100 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ था, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसलिए आज तू भी मेरे साथ मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सेल्फ एक्सप्लोजन शुरू कर दिया, जिसमें वो तो मारा गया लेकिन मास्टर कियान अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर था। इसलिए अभी कल्टीवेटर्स दोबारा से उस पर अटैक करने लगे, मगर कोई भी कियान को खत्म नहीं कर पाता। इनफैक्ट कियान ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। वेल ये एक किलिंग फॉर्मेशन है, यानी कि ये बंदा इन सभी जीनियस को खत्म करने की फिराक में था। वो कहने लगा कि जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं मैं उन्हीं को जिंदा रखूंगा, बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इन जीनियस को मौत गवारा थी, मगर हार बिल्कुल नहीं। और उतने में मास्टर एचिन अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन तब तक मास्टर कियान एक हेवनली हैमर से उन पर अटैक करने लगा। वो हैमर तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर में बदल गया था। तो मास्टर एचिन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए उस हैमर को डैमेज कर देते हैं, जिसके चलते वो हैमर पूरी तरह से क्रश हो गया। मगर कियान के पास आर्टिफैक्ट की कोई कमी नहीं थी, उसने तुरंत ही अपने आयरन बो को समन कर लिया था। इधर या उस दीवार के पास जाकर खुद से ही बातें करने लगी। वो कहती पता नहीं मैं हेवन में वापस कब जा पाऊंगी, अभी तक तो मैं अपने होने वाले पति को भी ढूंढ नहीं पाई। अगर मैं अकेली वापस गई तो लिंशा मेरे पीछे पड़ जाएगी। जिसके बाद वो अपना सैंडविच बन खाने ही वाली थी कि तभी उस दीवार से 2 हाथ बाहर आ जाते हैं। ये देखकर तो याओ काफी ज्यादा पैनिक हो गई और तभी उस दीवार को ब्रेक करते हुए एक बंदा उसमें से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचिन ने मास्टर कियान को हरा दिया था। और तभी वो देखते हैं कि याओ के पीछे एक कल्टीवेटर पड़ा है, तो उन्होंने बड़े ही स्टाइल के साथ उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वेल इस बंदे का नाम था सोंग जीशियान। वहीं पर याओ मास्टर एचिन को बताती है कि ये बंदा सिटी वॉल में कैद था और फिर ये मेरा सैंडविच बन खाने के लिए दीवार तोड़कर बाहर आ गया। तो मास्टर एचिन उससे कहते हैं कि जाओ जाकर उसे सैंडविच बन दे दो, हो सकता है कि ये बंदा हमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन दे पाए। इसलिए याओ ने फटाफट से उस बन को थ्रो किया, तो बंदा हवा में छलांगे लगाते हुए तुरंत ही उसे कैच कर
लेता है। मगर फिर जीटियान को अचानक से ही काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसे अजीब से विजन्स आ रहे थे। दरअसल मास्टर कियान ने इसी दीवार के पीछे चुनवा दिया था और अब जीटियान सबको बताता है कि प्लीज कोई भी असेंड मत होना। जो भी असेंशन की ख्वाहिश करता है उसे सिर्फ मौत मिलेगी। इधर आर्टिफैक्ट मास्टर एजेंट से कह रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए इसे भी असेंशन के बारे में सब पता है। और तभी वहाँ मौजूद सभी लोग उस बंदे से पूछने लगे कि बताओ तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? आखिर फर्स्ट हेवन में ऐसा क्या है जो हम वहाँ नहीं जा सकते? मगर जीटियान को तो ये लोग ह्यूमंस नहीं बल्कि कुछ शैडोज नजर आ रही थी। वो कहने लगा कि मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और फिर अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल ऑरा रिलीज होने लगती है। और ये सब देखकर अब कल्टिवेटर्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये बंदा ऐसी बकवास क्यों कर रहा है। और उतने में इस सॉन्ग जीटियान ने अचानक से ये कल्टिवेटर पर हमला कर दिया। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। जिसके बाद जीटियान सीधे मास्टर एचिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। लेकिन मास्टर एचिन ने अपने पाम अटैक से उसे वहीं पर रोक दिया था और फिर वो उसे काफी दूर पटक देते हैं। लेकिन जीटियान दोबारा से वापिस आकर इन कल्टिवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर चुका। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि मानो फर्स्ट हेवन के लोगों को मार रहा है और इन कल्टिवेटर्स को मारने में उसे जरा भी एफर्ट्स नहीं लग रहे थे। जो देख वहाँ पर काफी सारी अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं मास्टर कियान वहाँ पर एक बैरियर को फॉर्म कर लेते हैं जिसके चलते सभी कल्टिवेटर्स उसमें ट्रैप हो गए। दरअसल मास्टर कियान इन सभी कल्टिवेटर्स को जीटियान के हाथों मरवाना चाहता था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से यही हेवन की इच्छा है। मैंने तुम सभी को सरेंडर करने का मौका दिया था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। वैसे अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो एचेन को करो। उसी ने तुम सबकी मेमोरीज को रिस्टोर किया था, साथ ही इसी ने इस हैवान को दीवार से आजाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जीटियान एक बार फिर से उन कल्टिवेटर्स पर हमला करने चला गया। लेकिन मास्टर एचेन उसे अपनी एक ही लात में काफी दूर पटक देते हैं। वो बंदा उनसे कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था और फिर मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ पर मास्टर एचेन भी उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये बंदा बात किससे कर रहा है। मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं, फिर ये किस धोखे का जिक्र कर रहा। और उतने में वो बंदा याओ पर अटैक करने के लिए उसके ठीक पीछे चला गया तो याओ बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के गद्दार निकले। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा सैंडविच बन तुम्हारे साथ शेयर किया था और तुम मुझे ही मारने चले आए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और उतने में शियांग ने उस बंदे को अपने डीमन सिकल से घायल करके याओ को प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ शियांग ने उस बंदे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल हो चुका था। शियांग को तो उम्मीद थी कि बंदा अब मारा जाएगा, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज्ड हो गई कि बंदा तो खुद को आसानी के साथ हील कर पा रहा। इनफैक्ट वो तो अपनी बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता था। इसलिए उसने एक बार फिर से जीटियान पर अटैक कर दिया। मगर जीटियान इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो शियांग को एक ही झटके में पीछे की तरफ पुश कर देता है। वहीं पर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि बॉस ये बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची उसे हैंडल कर पाएगी, तो क्यों ना आप ही इसे सबक सिखाओ। मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही यहाँ पर इस बंदे से निपट सकते हो। जो सुनकर याओ अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहने लगी कि अगर मेरे पास मेरी ओरिजिनल पावर्स होती तो मैं उसे एक ही पंच में एक्सप्लोड कर देती। जो सुनते साथ ही मुरांग ने तुरंत ही उसे एक सैंडविच बन प्रोवाइड किया। वो कह रही थी कि ये बन काफी ज्यादा स्पेशल है, इसे खाते साथ ही तुम्हारी पावर्स 10 गुना ज्यादा इंक्रीज होगी, तो क्यों ना तुम इसे खाकर उस बंदे की पिटाई लगाओ। लेकिन याओ को उस बंदे से डर लग रहा था और उतने में मास्टर एचेन कहते कोई बात नहीं, अब मैं ही इस मैटर को हैंडल करूंगा। इधर जीटियान तो शियांग पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। उसने फटाफट से शियांग को चोक करना शुरू कर दिया था, मगर वो उसे खत्म कर पाई इससे पहले ही मास्टर एचेन ने उसे रोकते हुए काफी दूर पुश कर दिया। जिसके बाद वो तो बस अपने हाथ से इशारा करते साथ ही उस बंदे पर बहुत ही तेज स्पिरिचुअल प्रेशर बरसाने लगे, जिससे तो पूरी जमीन शेक होते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। तभी आर्टिफैक्ट ने चेक किया कि इस बंदे की सारी मेरिडियन ब्रेक हो गई, मगर फिर भी मास्टर एचेन का अटैक उसे मार नहीं पाता। और ऐसा पहली बार हुआ था कि मास्टर एचेन के अटैक में कोई सरवाइव कर पाया। जो देख मुरांग भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहती पता नहीं ये बंदा कौन है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या होगा। इसका माइंड करप्ट होने के बावजूद भी इसके पास गजब की पावर्स थी। वहीं पर शियांग बता रही थी कि ये बंदा तो बड़ी आसानी से खुद को हील कर सकता। तो मास्टर एचेन अपनी टीम से कहने लगे कि ऐसे लोगों को मेडिसिन वेसल कहा जाता है। जो सुनते साथ ही याओ कहती है कि मेडिसिन वेसल बनाने के लिए इंसानों को मेडिसिन में रिफाइन किया जाता था और ये प्रोसेस काफी ज्यादा ब्रूटल थी, जिसके चलते हमारे हेवन के
डिवाइन लॉर्ड ने इस प्रोसेस को यूज करने से मना कर दिया। वेल इस बंदी को क्या ही पता कि मास्टर एजेंट ही डिवाइन लॉर्ड है। वो बता रही थी कि हेवनली realm में तो इस फॉरबिडन आर्ट को कोई यूज नहीं करता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो ये हमारे डिवाइन लॉर्ड के नियमों का उल्लंघन होगा। मेरे ख्याल से किसी ने जानबूझकर इस फॉरबिडन आर्ट का यूज करके मॉडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। दरअसल ये सारे रूल्स एजेंट ने खुद बनाए थे जब वो हेवन में डिवाइन लॉर्ड थे। उस वक्त भी उन्हें ये बात गवारा नहीं थी कि कोई मॉर्टल्स पर अत्याचार करे। और अब मास्टर एजेंट के अटैक से जैसे ये बंदा कमजोर पड़ा तब सभी जीनियस वहाँ पर जमा हो गए। उन्हें पता था कि एजेंट के होते हुए तो ये बंदा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही साथ अब तो इसकी मेरिडियंस भी शटर हो गई। वहीं पर जीटियन बता रहा था कि प्लीज हेवन में असेंड मत होना। फर्स्ट हेवन में बहुत बड़ा मसला है, अगर वहाँ जाओगे तो मौत पक्की है। उसकी बातें सुनकर सभी कल्टीवेटर्स कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि शायद ये बंदा फर्स्ट हेवन में जा चुका है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसने इस बंदे की दिमागी हालत खराब कर दी। यानी कि मास्टर कियान ने हमें सच बताया था। उसने बोला था कि फर्स्ट हेवन एक जहन्नुम है, लेकिन हमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। मगर कुछ लोग तो अभी भी इस बात से अग्री नहीं थे। वो कहने लगे कि अगर फर्स्ट हेवन इतनी घटिया जगह है तो फिर कियान वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ पाया। इनफैक्ट वो तो वहाँ पर कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बना था। और एक बार फिर से जीटियन चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि जो भी असेंड होना चाहता है मैं उसे मार दूंगा, फिर हम सब मारे जाएंगे। जो देख ये लोग कहते हैं कि पता नहीं ये बंदा किससे बात कर रहा है। शायद ये उस कमीने मास्टर कियान से बात कर रहा होगा। हो सकता है कि कियान ने जानबूझकर इसके माइंड को करप्ट किया ताकि वो फर्स्ट हेवन का सीक्रेट कभी किसी को बता ना पाए। ये बंदा भी अपर realm में जाकर वापस आया है तो इसके पास डिवाइन एनर्जी होगी, तो क्यों ना हम इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। अगर ऐसा किया तो हमारी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फिर ये लोग जीटियन की एनर्जी को हासिल करने के लिए उस पर टूट पड़े। जो देख शियांग कह रही थी कि पता नहीं ये कल्टीवेटर्स इतने लालची कैसे हो सकते। मास्टर एजेंट को भी ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही जीटियन के पास पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर अपने डिवाइन पावर्स का एक्सप्लोजन करते हुए इन सभी लोगों को जीटियन से दूर कर दिया। वहीं पर जीटियन उनसे कह रहा था कि कोई असेंड नहीं हो सकता, तो बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और फाइनली वो मास्टर कियान का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। दरअसल मास्टर एजेंट इस बंदे के बारे में जानना चाहते थे। वहाँ पर कियार अपने घर वापस आ गई। वो कह रही थी कि मेरी वजह से जियांचू सिटी में काफी ज्यादा दिक्कतें हो गई, मगर फिर भी ग्रैंडपा ने मुझे जरा भी पनिश नहीं किया। इनफैक्ट वो तो मुझे असेंड होने का मौका देना चाहते। और उतने में मास्टर कियान अपने साथ ढेर सारा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि तुम इतने सालों से इस सिटी को संभालती आ रही हो, तुमने काफी कुछ सहन किया, मगर आज तुम यहाँ से सीधे फर्स्ट हेवन में असेंड हो जाओगी, इसलिए तो तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें दावत दे रहे। मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें बचपन में लोटस सीड का सूप काफी ज्यादा पसंद था, तो चलो फटाफट से इस गर्मा गर्म सूप को टेस्ट करो। तुम्हें ऐसा सूप फर्स्ट हेवन में नहीं मिलेगा। तो कियार तुरंत ही उस सूप पर टूट पड़ी। मास्टर कियान उससे पूछते कि बताओ तुम हेवन में असेंड होना क्यों चाहती हो, जिस पर कियार बताने लगी कि मैं वहाँ पर पावरफुल बन सकती हूँ, फिर मैं आपको और हमारी कियानी सेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। जो सुनकर मास्टर कियान हंसते हुए कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा रहमदिल हो, लेकिन फर्स्ट हेवन वैसा नहीं जैसा तुम इमेजिन कर रही। वहाँ जाकर तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, उल्टा तुम्हें ही काफी ज्यादा तकलीफ होगी। वेल यहाँ पर कियार को चक्कर आने लगे थे। उसे पता चल गया कि मास्टर कियान ने उस सूप में कुछ मिलाया था। वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जरूर से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। मैं चाहे सच्चाई भी बता दूं तो भी लोग मुझे झूठा समझेंगे, और जब उन लोगों को फर्स्ट हेवन की सच्चाई पता चलेगी तब वो जिंदा नहीं बचने वाले। खैर ये सिटी तो अब तबाही की कगार पर है, तो तुम्हें इसे दोबारा से ठीक करना होगा। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी ही भलाई के लिए है। और इतना कहते साथ ही मास्टर कियान वहाँ से चला गया। इधर मास्टर एजेंट जीटियन से सवाल पूछना चाहते थे कि आखिर वो सबको फर्स्ट हेवन में जाने से क्यों रोकना चाहता, लेकिन जीटियन तो याओ से ही पूछने लगा कि बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जो सुनकर मुरांग कहती कि शायद ये बंदा याओ को मास्टर कियान समझकर इससे बात कर रहा है। इसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कोई मदद कर पाएगा। हालांकि आर्टिफैक्ट कह रहा था कि हम इसके बिगड़े हुए दिमाग का फायदा उठाकर इससे जानकारी हासिल कर सकते। तो याओ फटाफट से उस बंदे से बात करने पहुंच गई, मगर जीटियन ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। वो कह रहा था कि प्लीज किसी को असेंड मत होने दो, और फिर वो बंदा याओ पर ही अटैक करने वाला था, मगर समय रहते याओ का पेंडेंट उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। शियांग उससे कहने लगी कि तुम जरा रुक जाओ, मैं जानती हूँ इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कैसे करनी है। उसके लिए मुझे बस इसकी सोल को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और फिर शियांग ने उस बंदे पर लाइटनिंग बरसाना शुरू कर दी, जिससे
जीटियन काफी ज्यादा तड़पने लगा, मगर उसकी ये टेक्निक भी फेल हो जाती है। जो देख मास्टर एजेंट कहते हैं कि ये बंदा ऐसे तो होश में नहीं आएगा, हमें अब किसी दूसरे तरीके का यूज करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने तुरंत ही मुरांग को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर इस बंदे को खाना खिलाओ। तो मुरांग ने सोल कामिंग ग्रास का यूज करके बनाई हुई डिशेस सर्व की, जिसे वो बंदा बड़ी तेजी के साथ चट करने लगा। वो इतनी स्पीड से खाना खा रहा था कि जेल के कैदी भी उसके सामने शर्मा जाए। याओ कहने लगी कि ये बंदा तो बस फ्री का खाना खा रहा, हमें इससे कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। और उतने में उस बंदे को फर्स्ट हेवन के विजन्स आने लगे। उसे तो फर्स्ट हेवन में काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और फिर उस दीवार की तरफ देखने लगा। तो आर्टिफैक्ट बताता है कि शायद इसी दीवार में कोई न कोई राज छुपा होगा। सब एजेंट उस वॉल की तरफ जाने वाले थे कि तभी मास्टर कियान वहाँ पर पहुँच गया। उसने एचन पर आते साथ ही अटैक कर दिया। साथ ही साथ वो यही बता रहा था कि इस दीवार को हाथ मत लगाना। तो मास्टर एचन के साथियों ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर मास्टर एचन उस दीवार के अंदर दाखिल हो गए। याओ ने बता दी है कि ये तो सेलेस्टियल स्टोन से बने हुए ग्लेज मॉन्यूमेंट है। ऐसे स्टोन सिर्फ डिवाइन रॉल्म में ही पाए जाते। और जब एचन उस दीवार में से बाहर आए, कियान तुरंत ही उन पर अटैक करने रवाना हो गया। वो कह रहा था कि तुम्हारी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी हेवी सोर्ड को मास्टर एचन पर रिलीज कर दिया। लेकिन तब तक मास्टर एचन अपने डिवाइन पावर का यूज करके उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके दीवार को ब्रेक कर देते हैं। सभी कल्टिवेटर्स इस नजारे को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो हेवन में जाने का स्टेयरवे है। फाइनली हम लोग हेवन में असेंड हो पाएंगे। जिसके बाद उस सभी लोग मास्टर एचन का शुक्रिया अदा करने लगे। इधर कियान कहता है कि मैंने ये सब रोकने की कोशिश की थी और मैंने ऐसा क्यों किया, शायद ये बात अब इन लोगों को समझ आ जाएगी। वहीं पर शियांग कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि अब हम अपने असली घर वापस जा पाएंगे। वैसे भी ये मॉर्टल रेल्म मुझे काफी ज्यादा बोर हो रही थी। वहीं पर याओ कहती है कि मैंने तो अपने होने वाले पतिदेव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर पता नहीं वो कमबख्त कहाँ मर गया। खैर अब तो मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे पतिदेव ऑलरेडी घर पहुंच चुके होंगे। और उतने में वहाँ पर हेवनली गेट अपीयर हो गया। तो ये सभी कल्टिवेटर्स काफी तेजी के साथ उसकी तरफ भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि ये दरवाजा उन्हें फर्स्ट हेवन तक पहुँचा देगा, मगर तभी उनके सामने एक जायंट डेटी अपीयर हो गया। उसने तुरंत ही उन कल्टिवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए, जो देख के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो अब किलिंग स्प्रे शुरू हो गई। ये सभी कल्टिवेटर्स उस डेटी की तलवारों से मारे जाने लगे। इधर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि मास्टर फर्स्ट हेवन की हिम्मत तो देखो, ये मॉर्टल्स को कितनी बेरहमी से खत्म कर रहा है। भला ये लोग मॉर्टल्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते। उतने में ही मास्टर एचन ने अपनी ऑरा का यूज करते हुए इन सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें भी अब फर्स्ट हेवन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी वो डेटी कह रहा था कि बेवकूफ मॉर्टल्स, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हेवन का स्टेयरवे कुछ सालों पहले ही डैमेज हुआ था। बाद में इसे जानबूझकर सील किया गया ताकि तुम्हारे जैसे घटिया लोग अपर रेल्म में दाखिल ना हो पाए। मगर फिर भी तुम बेवकूफों को अकल नहीं आई, तुमने दोबारा से इसे ओपन करने की जरूरत दिखाई है। ये तो सीधा हमारी डिवाइन रेल्म के लिए एक चैलेंज हो गया। इसलिए अब कान खोलकर सुन लो, हमारी रेल्म तुम्हें कभी भी असेंड होने का मौका नहीं देने वाली। और इतना कहते साथ ही उस डेटी ने वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करते हुए इन लोगों को ट्रैप कर दिया। वहीं पर मास्टर कियान कह रहा था कि मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि हेवन में असेंड मत होना, लेकिन तुम लोगों को ये लगा कि मैं तुम्हारी तरक्की में टांग अड़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो चुका होगा। देखो यही है फर्स्ट हेवन का असली चेहरा। वो लोग हम मॉर्टल्स को एक कीड़े जैसा ट्रीट करते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग तुरंत ही उससे माफी मांगने लगे। वो कहते हैं कि हमने आपको गलत समझा, प्लीज अब कुछ करके हमें इस कहर से बचा लीजिए। जिस पर कियान बताता है कि कई सालों पहले मैंने और जीटियन ने मिलकर हेवन में असेंड किया था और उस वक्त हमें पता चला कि फर्स्ट हेवन के लोग मॉर्टल रेल्म के लोगों को रिफाइन करके उन्हें मेडिसिन पपेट में बदल रहे हैं। उन्होंने हमें भी काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन हम जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग निकले। और फिर मॉर्टल रेल्म में वापस आने के बाद हमने जियांचू सिटी को एस्टेब्लिश किया ताकि तुम लोगों को बचाया जा सके। मगर तुमने मेरी अच्छाई पर शक किया और खुद होकर इस सिटी को बर्बाद कर दिया। तो अब वो सभी लोग मास्टर एचन को ही ब्लेम करने लगे। वो कह रहे थे कि तुमने ही हमारी मेमोरीज को अवेकन किया और देखो अब सब कुछ तबाह हो चुका है। काश तुम यहाँ पर आते ही नहीं, तुम्हारी वजह से हमारी जान खतरे में है। वेल उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर मास्टर एचन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही याओ भी उन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि जब मेरे सीनियर ने तुम सबकी मेमोरीज को रिस्टोर किया था तब तो तुम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की, और अब जब तुम्हें पता चला कि फर्स्ट हेवन जालिम है
तो तुम हमारे सीनियर को ही डांट रहे हो, उन्हें बेवजह ब्लेम कर रहे। उन्होंने तो बस तुम्हारी मेमोरीज रिस्टोर करके तुम पे एहसान किया था। अगर सच बताओ तो इसमें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही गलती है। इतना ही नहीं, वो तो अब उस डेटी पर भी भड़क गई थी। उसे गालियां देते हुए पूछती कि बताओ तुम्हें मॉर्टल्स के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाजत किसने दी? अगर तुझमें जरा भी दम है तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला कर। जिस पर वो डेटी फॉर्म कहने लगा कि तेरे जैसी 2 कौड़ी की मॉर्टल एक डिवाइन को चैलेंज नहीं कर सकती। मेरे एक ही अटैक में तेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जिस पर याओ कह रही थी कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं इस मॉर्टल realm से बिलोंग नहीं करती। मगर उन दोनों की फाइट शुरू हो पाई इससे पहले ही जेटियान ने गुस्से में आकर उस शील्ड पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए ताकि वो आजाद होकर उस डेटी फॉर्म पर हमला कर पाए। जोदे को डेटी कहने लगा कि इस बार मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ ताकि हमारी डिवाइन पावर का डोमिनेंस तुम्हें समझ आ जाए। और इतना कहते साथ ही उस डेटी ने ट्रू सन फायर से जेटियान पर हमला कर दिया जिससे वो बंदा घायल होकर नीचे पटक जाता है। इधर शियांग बता रही थी कि ये ट्रू सन फायर तो काफी ज्यादा भयानक है, इससे हमारी मॉर्टल realm पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं पर मास्टर कियान कह रहा था कि अगर मॉर्टल realm को बचाना है तो मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करो। जिसके बाद वो एक डाइस की मदद से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एरी को क्रिएट कर लेता है, जो देखते साथ ही सभी कल्टिवेटर्स उसमें अपनी पावर्स को ऐड करने लगे, जिसके चलते उस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फाइनली उसमें से एक हेवी सोर्ड बाहर आने लगती है जिसने सीधे जाकर उस सनफायर पर हमला कर दिया। मगर इस क्लैश में वो सोर्ड पूरी तरह से ब्रेक हो गई। साथ ही साथ वहाँ रिलीज होने वाली ऑरा से जियांचू सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी। इस तबाही का मंजर देखकर मास्टर एचेन को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। वो कहते हैं कि इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं इनकी मेमोरीज को रिस्टोर नहीं करता तो शायद ये सब ना होता। जिस पर आर्टिफैक्ट कहने लगा कि मास्टर ये लोग एक लंबे अरसे से यहाँ पर ट्रैप है, इसके जिम्मेदार आप नहीं बल्कि फर्स्ट हेवन है, इसलिए प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। इधर वो डेटी कहने लगा कि सेक्रेट डायस तो हमारी फर्स्ट हेवन से बिलोंग करती है, मेरे ख्याल से तुम मॉर्टल्स ने उसे चुराया होगा और अब तो तुम लोग हमारी ट्रेजर का इस्तेमाल करके हम पर ही अटैक कर रहे हो। अब तो तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही वहाँ पर याओशी नाम की स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लिया गया। वेल ये परिंदा किसी भी चीज को रिफाइन करने में माहिर था, सब उसने वहाँ पर आग बरसाते हुए मॉर्टल्स को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। जिस पर भी उसने आग बरसाई वो बंदा जल कर राख हो चुका था। और ये सब देखकर मास्टर एचेन काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने एक ही सेकंड में अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस परिंदे को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। जिसके बाद उस डेटी से पूछने लगे कि बता तुझे मॉर्टल्स को खत्म करने का अधिकार किसने दिया? डिवाइन realm का वो कौन सा बंदा है जिसके ऑर्डर्स को तूने फॉलो किया? वेल मास्टर एचेन की डिवाइन पावर को देखते साथ ही उस बंदे के होश उड़ गए। वो डर के मारे कांपते हुए पूछने लगा कि बताए आप कौन हो? और तभी मास्टर एचेन का धर्मा फॉर्म उसके सामने एक माउंटेन जैसे खड़ा हो गया। उन्होंने काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपने पाम के नीचे ही उस डेटी को क्रश कर दिया। जैसे उस डेटी की मौत हुई उसका डेटी फॉर्म भी पूरी तरह से वैनिश हो गया। सभी लोग समझ गए थे कि ये तो मास्टर एचेन का ही कारनामा है। और अब उस डेटी के डिस्ट्रॉय होते साथ ही डिवाइन realm के 2 डिसाइपल्स नीचे पटक गए। वेले वही बंदे थे जो कि आसमान में मौजूद सोर्ड फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि मॉर्टल realm में आने के बाद तो उनकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई। साथ ही साथ यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा लो थी, जिससे वो तुरंत ही समझ गए कि वो लोग अब मॉर्टल realm में आ चुके हैं। और उतने में जेटियान उन पर कूद गया तो बंदे पीछे हटते हुए कहने लगे कि प्लीज हम पर अटैक मत करो, देखो हम डिवाइन realm के डिसाइपल हैं, तो तुम लोग हम पर अटैक नहीं कर सकते। मगर मास्टर कियान जेटियान से कह रहा था कि इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, इन्हीं की वजह से आज हमारे कई सारे कल्टिवेटर्स मारे गए। इसलिए वो बंदे फटाफट से एचेन के पास चले गए। वो मास्टर एचेन से कहते कि जल्दी से इन लोगों को खत्म कर दो और बदले में हम तुम्हें असेंड होने का मौका देंगे। जिस पर एचेन कहते हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन पहला तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अब ये सुनते साथ ही वो बंदे काफी ज्यादा तेवर दिखाने लगे। वो कहते कि तू एक मामूली सा मॉर्टल है, इसलिए तू हमारे साथ बार्गेन नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन ने उन्हें एक ही फटके में नीचे पटक दिया। वेल उनका फटका खाने के बाद ये डिसाइपल्स इतना तो समझ गए थे कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुरंत ही मास्टर एचेन से कहने लगे कि हम तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो कहने लगे कि फर्स्ट हेवन और मॉर्टल realm के दरमियान की दुश्मनी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, हम तो बस वहाँ की मामूली से डिसाइपल हैं। हमें अपने एल्डर से जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं हम बस उसे फॉलो करते। थोड़ी देर पहला हमें ही उन डिवाइन सोर्स को रिलीज करने का हुक्म दिया गया था और देखिए यही वो
आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। उतने में ही मास्टर एजेंट उस बंदे से पूछने लगे कि फर्स्ट हेवन में मॉर्टल्स को पपेट में रिफाइन किया जाता, क्या ये बात सच है? तो बंदा अपने हाथ पांव जोड़ते हुए बताने लगा कि ये सब तो हमारे एल्डर्स का ही किया धराया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। जो सुनकर मास्टर कियान कह रहे थे कि हमारे मॉर्टल realm के न जाने कितने ही सारे पावरफुल लोग इनके पपेट बन गए। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी ताकि उन्हें हेवन में जाने का मौका मिले, लेकिन वहाँ जाते साथ ही उन्हें पपेट में बदल दिया गया। तो आज हम जरूर से उन लोगों का बदला लेंगे। जो सुनते साथ ही वो डिसाइपल मास्टर एजेंट के सामने रहम की भीख मांगने लगा। हालांकि फॉर द फर्स्ट टाइम मास्टर एजेंट ने किसी की मदद नहीं की। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि आपने मुझे इमॉर्टल से मॉर्टल बनाया। मेरे ख्याल से इसके पीछे बस यही रीजन होगा। आप मॉर्टल realm को मेरे जरिए इंसाफ दिलाना चाहती थी। मास्टर कियान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो हेवनली मॉन्यूमेंट का यूज करते हुए स्टेयरवे को बनाना शुरू कर चुके थे। वेल इस स्टेयरवे को बहुत ही स्पेशल स्टोन से बनाया गया था, इसलिए शियांग तो मास्टर कियान की पावर देखकर ही हैरान हो गई। वो कहती है कि ये बंदा तो बस एक मामूली सा मॉर्टल है, मगर इसके बावजूद भी स्टेयरवे को अच्छी तरीके से फॉर्म कर पा रहा। जो सुनकर मास्टर कियान उसे बताने लगे कि असेंशन के पहले मैं और जीटियान फर्स्ट हेवन के गार्डियंस थे, लेकिन बाद में हम दोनों ने मिलकर ही सेलेस्टियल स्टेयरवे को सील कर दिया था ताकि कोई भी मॉर्टल फर्स्ट हेवन में ना जा पाए। जो सुनकर ये आर्टिफैक्ट हैरान होते हुए कहने लगा कि स्टेयरवे को हेवन की गॉडेस ने बनाया था, मगर फिर भी तुमने उनकी बिना इजाजत लिए इसे सील कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि वो हेवनली गॉडेस तुम्हें मार देगी? जो सुनकर मास्टर कियान कह रहे थे कि ना, हेवनली गॉडेस कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करती। जरा जीटियान की हालत देखो, उस बेचारे को तो मौत भी नहीं मिल सकती। ऐसा बेकार नसीब किसी का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हेवन ने उसे एक पपेट में बदल दिया था, इसीलिए ना वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। जब हम फर्स्ट हेवन से वापिस आए थे तब हमने सबके सामने फर्स्ट हेवन की सच्चाई बता दी, मगर किसी ने हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं किया। लोगों को लग रहा था कि हम बेवजह ही फर्स्ट हेवन को बदनाम कर रहे, इसलिए मजबूर होकर हमें इस जियांचू सिटी को बनाना पड़ा ताकि हम मॉर्टल realm की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। और रही बात जीटियान की, तो वो ऑलरेडी एक पपेट में बदल चुका था, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खोने से पहले ही उसने खुद होकर सिटी वॉल में खुद को सील्ड कर दिया। उसी दिन से जीटियान का बस एक ही मकसद था, जो भी इस सिटी वॉल को ब्रेक करेगा उस बंदे का सर्वनाश करना, ताकि कोई भी फर्स्ट हेवन में जाकर खुद की जिंदगी को जहन्नुम ना बना सके। मगर हमारी जियांचू सिटी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी। हमें कल्टीवेटर्स को यहाँ पर कैद करना पड़ा, जिसके बाद वो मास्टर एजेंट से कहने लगे कि भले ही तुम एक मॉर्टल हो, मगर तुम्हारा टैलेंट वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुमने तो अपने एक ही पंच में उस डेटी को खत्म कर दिया। सो अगर तुम मॉर्टल realm को जस्टिस दिलाना चाहते हो तो मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा, और इसी वजह से सिर्फ तुम्हारी ही खातिर मैंने इस स्टेयरवे को दोबारा से फॉर्म कर दिया। तो मास्टर एजेंट भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए सीधे स्टेयरवे की तरफ निकल पड़े। मगर तभी शियांग और मुरांग मास्टर एजेंट से कहने लगी कि प्लीज आप इस बंदे पर भरोसा मत कीजिए, ये बंदा चालबाजी में माहिर है। हो सकता है कि ये बंदा अपनी मनगढ़ंत कहानी बताकर आपको बेवकूफ बना रहा। जो सुनते साथ ही मास्टर कियान कहने लगे, अरे यार अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, इस बार मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर शियांग उसकी कहानी सुनने वाली थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, इसलिए मैं मास्टर एजेंट से पहले खुद ही स्टेयरवे को चेक करना चाहती हूँ। और अब जैसे ही बेचारी शियांग ने उस स्टेप पर पाँव रखा, उस पर बहुत ही भयानक डिवाइन प्रेशर रिलीज होने लगा। वो पहला खड़ी थी और फिर अचानक से ही रेंगने लगी, इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मास्टर एजेंट से कहने लगी कि मुझे तो लगा था ये कोई ट्रैप होगा, मगर ये तो वाकई सेलेस्टियल स्टेयरवे है। अब उसे ऐसा गिरा पड़ा देखकर याओ को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो कहती, शियांग मेरे ख्याल से तुम अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, इसलिए तो डिवाइन प्रेशर तुमसे बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा, और वैसे भी कोई ऐरा गहरा तो इन सीढ़ियों को क्लाइम नहीं कर सकता। अब तो तुम बस इस गॉडेस का कमाल देखती जाओ। मगर याओ भी उसकी जैसी ही पटक गई थी, जो देख शियांग को भी मजा आने लगा। वो उससे कहने लगी कि आज मुझे पता चला कि डिवाइन गॉडेस भी एक नंबर की लूजर हो सकती है। तो याओ खुद को डिफेंड करते हुए बताने लगी कि हेवनली realm की उस कमीनी फिनिक्स ने मेरी सारी पावर को सील्ड करके रखा है। अगर मेरी पावर्स होती तो अभी तक शायद मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती। और इतना कहते साथ ही याओ ने एक और स्टेप क्लाइम कर ली। वो कहने लगी, देखो मैं तुमसे एक स्टेप आगे हूँ, तुम्हें याद है ना, एक हमेशा 0 से बेटर होता, यानी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों न रहे, ये दोनों शर्त लगाना नहीं भूलती। और अब देखते देखते इन दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। मास्टर एजेंट तो बस हैरान होते हुए ये सब देख रहे
थे। उन्हें लगा कि डिवाइन प्रेशर भी औरतों के झगड़ों को छुड़वा नहीं सकता। वहीं पर मुरोंग ने तो सीढ़ियों पर पाँव रखते ही वो कमजोर पड़ गई, तो मास्टर एचिन तुरंत ही उसे संभालने लगे। साथ ही मास्टर कियान भी मुरोंग को समझा रहे थे कि सेलेस्टियल स्टेयरवे क्लाइंब करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उतने में ही मास्टर एचिन ने उन स्टेप पर अपना पाँव रखा। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ उन सीढ़ियों को क्लाइंब करना शुरू कर चुके। वो कह रहे थे कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, पता नहीं इन लड़कियों ने इतना बवाल क्यों मचा के रखा था। उतने में ही ज़ेटियन मास्टर एचिन को क्लाइंब करता हुआ देखकर उन्हें कियान कियान कहते हुए उनके पीछे भागने लगा। मास्टर कियानो से बताते कि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाने लगे। मगर तब तक तो ज़ेटियन सीढ़ियों पर पहुँच गया था। उसने वहाँ जाते साथ ही याओ को अपने कंधे पर उठा लिया। वहीं पर मास्टर एचिन मास्टर कियान को बताने लगे कि ज़ेटियन को मेरे साथ आने दो, हो सकता है कि फर्स्ट हेवन के पास इसे ठीक करने का कोई तरीका होगा। तो मास्टर कियान भी उनकी बात मान जाते हैं। वो फटाफट से मुरोंग के हाथ में सैंडविच बन की बास्केट थमाते हुए बताने लगे कि ये बन ज़ेटियन को काफी ज्यादा पसंद है, तो उसे ये सारे बन खिला देना। वही दूसरी तरफ याओ ज़ेटियन से कह रही थी कि मुझे कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम इतने ही वेल्ले हो तो जाओ जाकर मुरोंग को उठा लो। वो बंदी तो इतनी ज्यादा कमजोर है कि बिल्कुल भी इन सीढ़ियों को क्लाइंब नहीं कर पाएगी। अब मुरोंग के हाथ में सैंडविच बन्स की बास्केट देखते साथ ही ज़ेटियन याओ को वहीं पर पटक के सीधे मुरोंग को कंधे पर उठा लेता है। वेल वाकई काफी ज्यादा फनी सीन था। जिसके बाद ये लोग फर्स्ट हेवन की तरफ रवाना हो गए, मगर कुछ कल्टीवेटर्स भी इनके पीछे जाने लगते हैं। भले ही उन पर डिवाइन प्रेशर रिलीज हो रहा था, मगर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। इधर मॉर्टल रेल्म के लोग कई सौ सालों बाद हेवनली लाइट को देख पा रहे थे। सबको पता चल गया कि असेंशन दोबारा से शुरू हो चुका है। अरे अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओलिंग को देख पाते, जो कि ऊजी पैलेस के कल्टीवेटर्स को अपना सर्वेंट बनाकर हर रोज उनसे अपनी सेवा करवाती थी। और वो लोग भी बड़े ही प्यार से शाओलिंग की खिदमत किया करते। उसके हाथ पाँव दबाना, फ्रूट प्लेट लाना, उसके लिए चाय बनाना, ये उनके रोज के काम हो गए। यानी कि कुल मिलाकर मास्टर एचिन के जाने के बाद शाओलिंग की जिंदगी तो काफी अच्छे से कट रही थी। और उतने में उन्हें आसमान में सेलेस्टियल स्टेयरवे नजर आता है, जो देखते साथ ही शाओलिंग तुरंत ही उस स्टेयरवे की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई टियान से। टियान ने देखा कि शाओलिंग तो अपना बोझा बिस्तरा लेके सेक छोड़कर भाग रही, तो वो शाओलिंग से इसके पीछे की वजह पूछने लगा। तो शाओलिंग उसे बताती है कि मास्टर एचिन ने मुझे बुलाया है, शायद उन्हें असेंशन में मेरी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें फर्स्ट हेवन के जूनियर डिसाइपल्स दिखाए गए। पहले तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके फर्स्ट हेवन के 2 डिसाइपल्स नीचे गिर गए हैं। मगर तभी उन्हें सेलेस्टियल स्टेयरवे अपीयर होते हुए नजर आया, तो वो लोग अपनी दूरबीन से देखने लगे कि ढेर सारे मॉर्टल्स फर्स्ट हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों डिसाइपल तुरंत ही अपने मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए रवाना हो गए। इधर ये लोग थोड़ी देर में फर्स्ट हेवन स्टेयरवे की सेकंड लेवल पर पहुंच गए। याओ तो वहां जाते साथ ही नीचे गिर के आराम करने लगी। वहीं पर वो शियांग को देखते साथ ही बताती है कि देखो मैं तुमसे पहले आई, यानी कि हर बार जैसे इस बार भी मैंने तुम्हें हरा दिया। तो शियांग भी उसे गुस्से में कहने लगी कि फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले तुम विनर नहीं बन सकती। उतने में ही मुरोंग सबके लिए स्पिरिचुअल टी ऑफर करती है। वहीं पर मास्टर एचिन ने एक जगह पाँव रखते साथ ही जमीन पर एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से एक आर्टिफैक्ट बाहर आ गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक हेवनली ऑर्ब भी अपीयर हो गया था, जो एक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर से कहने लगा कि ये तो बड़ी ही सिंपल ट्रायल है, शायद फर्स्ट हेवन के लोगों ने आपको कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। आपकी एबिलिटीज चेक करने के लिए ट्रायल तो बिल्कुल काफी नहीं होने वाली। बल यहाँ पर एक रिडल भी लिखा गया था, मगर सरप्राइजिंगली उसका जवाब भी वहीं पर लिखा हुआ है। दरअसल ये एक मैथ वाला क्वेश्चन था। तभी एक बंदे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ऑर्ब पर हिट कर दिया, मगर उसका जवाब गलत निकला। उतने में ही जमीन पर एक पोर्टल ओपन होकर उस बंदे को अपने अंदर निकल लेता है। अभी देखकर ये लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि इन्हें समझ आ चुका था कि गलत जवाब का मतलब सीधे मौत मिलेगी। मास्टर एचिन को भी महसूस हुआ कि शायद इसी वजह से यहाँ पर उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। तो अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए याओ ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करना शुरू कर दी। सभी लोगों को लग रहा था कि याओ तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मगर बाद में याओ ने भी हार मान ली, क्योंकि उसके हिसाब से काउंटिंग करने के लिए उसके पास ज्यादा उंगलियां मौजूद नहीं थी। वहीं पर मास्टर एचिन भी कंफ्यूज होते हुए कहने लगे कि क्या ये ट्रायल वाकई इतनी डिफिकल्ट है। तो आर्टिफैक्ट उन्हें बताता है कि कल्टीवेटर्स आमतौर पर
और स्पेल ट्रेनिंग पर ही ध्यान देते हैं। उन्हें एकेडमिक कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं होता और इसी वजह से जानबूझकर यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया। मेरे ख्याल से फर्स्ट हेवन को पता होगा कि मॉर्टल realm के लोग गणित में कच्चे हैं और इसीलिए मॉर्टल्स के लिए ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है। मगर मैं इन लोगों से अलग हूँ, मैं डिवाइन realm का डीमन हूँ, तो मैं इसका जवाब आसानी से दे पाऊंगा। मेरे ख्याल से इसका जवाब डेफिनेटली 6 होगा। मगर आर्टिफैक्ट 6 नंबर को प्रेस कर पाए इससे पहले मास्टर एजेंट ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वो नहीं चाहते थे कि उनका आर्टिफैक्ट उनसे अलग हो जाए। वो उसे तुरंत ही पीछे पटकते हुए कहने लगे कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, चलो पीछे हट जाओ। जिसके बाद वो जीटियान से कहने लगे कि क्यों ना तुम इसे पहले सॉर्ट आउट करो। जो सुनते साथ ही आर्टिफैक्ट जीटियान को घूरने लगता है। वो कह रहा था बॉस ये बंदा तो 1 नंबर का बेवकूफ है, क्या आपको वाकई लग रहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? और उतने में जीटियान ने अपनी पावर का यूज करते हुए सॉर्ट पर मौजूद एक आंसर को सिलेक्ट किया, जिसके चलते वहाँ पर लिखा गया सवाल मिट चुका था। साथ ही साथ इनके सामने सीढ़ियों का एक पैच अपीयर हो जाता है, यानी कि जीटियान ने इस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर लिया। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ रवाना हो गए और अब हमें इमॉर्टल कोर्ट के बाहर मौजूद फर्स्ट लेवल प्लाजा दिखाया गया, जहाँ पर एक मास्टर एचेन और उनके साथी ऊपर नजर रखे हुए था। ओके तो चलो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। इधर एचेन सेलेस्टियल स्टेयरवे के तीसरे पड़ाव पर पहुँच चुके थे। वेल उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स रखे गए हैं, तो याओ तुरंत ही उन्हें चेक करने चली गई। वो कह रही थी कि अरे इसमें से तो कोई और महसूस नहीं हो रही, और फिर उसने मास्टर एचेन के मना करने के बावजूद भी इस क्रिस्टल को टच किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डेडली ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगती है। तो मास्टर एचेन ने तुरंत ही अपनी एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए वहाँ पर धमाका कर दिया, जिसमें वो ईवल ऑरा पूरी तरह से वैनिश होकर ये लोग सेफ हो गए। वेल इस ट्रायल को पास करने के साथ ही वहाँ पर सीढ़ियों का एक सेट अपने आप अपीयर हो गया, यानी कि हर एक लेवल पर जाने के बाद इन्हें एक ट्रायल को पास करना होगा, तभी जाकर ये लोग असेंशन में आगे बढ़ सकते हैं। और अब चौथे लेवल पर जाने के बाद मास्टर एजेंट के साथियों ने आपस में झगड़े करना शुरू कर दिए। वैसे तो मुरंग हमेशा शांत रहती थी, मगर आज तो वो भी अपना किचन नाइफ लेकर बेचारे आर्टिफैक्ट का कत्ल करने के लिए उसके पीछे पड़ गई। आर्टिफैक्ट तो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। वेल मुरंग की ऐसी हरकतें देख शियांग कहने लगी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसने इन मॉर्टल्स के माइंड को अफेक्ट किया। हम पर तो इसका असर नहीं हो रहा क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिवाइन realm से बिलोंग करते हैं। मास्टर एचेन क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाए? तो मास्टर एचेन ने तुरंत ही कॉप को उठा लिया। शायद यही ऑब इन मॉर्टल्स के ऐसे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार था। तो उसे ऑब्जर्व करने के बाद मास्टर एचेन कहते अरे ये तो बड़ी ही सिंपल पहेली है। वही दूसरी तरफ मुरंग बेचारे आर्टिफैक्ट के टुकड़े टुकड़े करने के काफी ज्यादा करीब थी। हालांकि जैसे ही लॉर्ड एचेन ने सॉन्ग जीचे ने लफ्ज बोला उसने तुरंत ही अपने अटैक को रोक दिया और अभी सभी लोग दोबारा से नॉर्मल हो गए। जिसके बाद हमें हेवनली असेंशन स्टेयरवे की 6ठी लेवल दिखाई गई, जो कि एक भूलभुलैया जैसी डिजाइन की है, मगर वो लोग घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच जाते। साथ ही मास्टर एचेन अपनी टीम से बिछड़ गए थे, इसलिए इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाजें देना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचेन इन लोगों से थोड़ी दूरी पर थे। वो तो वहाँ मौजूद दीवारों को भी क्लाइम करने लगे, मानो ये दीवार ना होकर कोई सिंपल सा रास्ता है। और फिर इसी तरह से वो दीवार के एज पर जाकर उस ब्लॉक को स्टडी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ याओ अपने दोस्तों को बता रही थी कि यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप किया है, जिसे ब्रेक करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। दरअसल मास्टर एचेन ने बड़ी आसानी के साथ इस ब्लॉक को ब्लास्ट करके अपने साथियों के लिए रास्ता ओपन कर दिया, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम फर्स्ट हेवन के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि एक बड़े से मिरर के जरिए वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन को बना चुके थे, ताकि एचेन और उनके दोस्तों को चकमा दे सके। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचेन एक बड़ी सी डायस पर पहुँच गए, मगर वहाँ पर तो ना ही कोई स्टेयरवे था और ना ही कोई पजल, जिसके चलते ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। या तो हाथ धोकर जीटियान के पीछे पड़ी थी, उससे पूछती कि बताओ यहाँ से आगे कैसे जाना चाहिए, तुम तो फर्स्ट हेवन में रह के गए थे ना, तो जल्दी से हमें रास्ता दिखाओ। मगर बेचारा जीटियान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उतने में ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होकर तेज एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिससे वो डायस काफी तेजी के साथ शेक होने लगी, जिसके बाद वो रोटेट होते हुए अपने आप अपसाइड डाउन बन गई।
यानी कि अभी लोग उस डायस के नीचे बनी दुनिया को देख पा रहे थे, जो कि पूरी तरह से बर्बाद थी। जिसके बाद ये डायस अपने आप गायब होकर सभी लोग नीचे गिरने लगे। इनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब थी और उतने में मास्टर एजेंट ने इस पहेली को सुलझाने के लिए वहाँ मौजूद एक ग्लास पर पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वो ग्लास शैटर होकर मास्टर एजेंट अपनी पुरानी हेवनली मिस्ट्री चेम्बर में पहुँच गए। वो कहने लगे कि मैं तो उसी पल में वापस आ गया जब मैंने हेवनली मिस्ट्री ऑफ को सुलझाया था। कहीं ये फर्स्ट हेवन की फाइनल ट्रायल तो नहीं है? और अब वहाँ रखे ऑफ को स्पिन करते हुए मास्टर एजेंट एक स्पेस में पहुँच गए। इसे इमॉर्टल रेल्म कहा जाता था। उनका फॉर्म भी बदल चुका है और उनके सामने एक विशाल इमॉर्टल अपने लोटस पर बैठा हुआ था। मास्टर एजेंट को देख पाते हैं, जो कि अपने तख्त पर आराम से बैठकर एक बेल को रिंग कर रहे थे। उनके ऐसा करते साथ ही उन्हें लोगों की प्रेयर्स सुनाई देने लगी, जहाँ पर एक बच्ची अपनी ग्रैंड माँ के लिए दुआ मांग रही थी। जिसे सुनकर मास्टर एजेंट कहने लगे कि तुम तो एक गलत गॉड से रिक्वेस्ट कर रही हो, मैं तो बस कुकिंग का इंचार्ज हूँ, भला मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की जान कैसे बचा पाऊंगा। अब अगली रिक्वेस्ट में एक बूढ़ी औरत अपने पोते के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा बेरहम था। मगर मास्टर एजेंट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। वो तो बस लगातार अपने पास आने वाली रिक्वेस्ट को ठुकराए जा रहे थे। उन्हें बस इंतजार था कि कब उनकी शिफ्ट खत्म होकर वो आराम फरमाएंगे। और ऐसे ही स्वाइप करते करते उन्हें नींद लग गई। थोड़ी देर में जब उनकी आँख खुलती है तब उन्हें वहाँ पर कई सारे इमॉर्टल्स नजर आने लगे, मगर उनकी मास्टर कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। और तभी उनके सामने एक और इमॉर्टल अपीयर हुआ। एजेंट को लग रहा था कि शायद ये उनकी मास्टर होंगी, मगर वो गॉड तो कोई और ही था। वो लोग एजेंट से कहने लगे कि पता नहीं तुम अपने मास्टर से इतना ज्यादा अटैच क्यों हो। हम सभी लोग गॉड से और ये अटैचमेंट हमारे किसी काम की नहीं। हमारे दिल में ना ही किसी के लिए लगाव होना चाहिए और ना ही हम पर पास्ट का कोई असर होना चाहिए। वेल, उनकी बातें सुनकर मास्टर एजेंट थोड़े से सरप्राइज हो गए। वो कह रहे थे कि हम गॉड से तो क्या हुआ, हमारा भी पास्ट है और हमें भी लगाव होना नेचुरल है। हम अपने इमोशंस पर तो लगाम नहीं लगा सकते। वेल, यहाँ पर मास्टर एजेंट अभी भी अपने मास्टर की तलाश कर रहे थे, मगर वो तो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। और उतने में मास्टर एजेंट के सामने एक डेटी अपीयर हो जाती है। वो एजेंट से कह रही थी कि तुम खाने पीने के देवता हो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना तुम्हारा काम था, मगर तुमने अपनी पोस्ट को खाली छोड़ दिया और ना ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाए। सिर्फ तुम्हारी वजह से इमॉर्टल रेल्म में तबाही मच गई। भूखमरी की वजह से वहाँ के कई सारे मॉर्टल्स मारे गए। तो बताओ, क्या तुम्हें अपना गुनाह मंजूर है? यहाँ पर एजेंट देख पा रहे थे कि मॉर्टल्स के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिसके चलते वो लोग तड़प तड़प कर मारे जा रहे थे। तो ये सब देखकर यहाँ पर एजेंट को इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा और उतने में उस बड़े से गॉड ने उन्हें पनिश करना शुरू कर दिया। उस पर थंडर से अटैक करते हुए नीचे पटक देता है और इस पल में एजेंट को अपनी मास्टर और अपने सभी दोस्त नजर आने लगे। वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस गॉड से कहने लगे कि अगर ट्रू गॉड बनने के लिए मुझे अपने इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा या फिर पास्ट को भुलाना पड़ेगा, तो फिर मैं गॉड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा गॉड जिसके दिल में किसी के लिए रहम ना हो किसी काम का नहीं होता। और उतने में उस गॉड ने उन पर अटैक कर दिया, लेकिन मास्टर एजेंट ने गुस्से में आकर अपने डिवाइन पावर्स को काफी तेजी के साथ रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है और उस धमाके में वो सभी गॉड्स डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद मास्टर एजेंट ने उस रेल्म को भी ब्रेक कर दिया और फिर वो तुरंत ही समझ जाते कि ये तो उनका एक इल्यूजन था। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सच ना होकर एक गलत इल्यूजन था। वेल, इन्हीं भ्रमों का यूज करके इन लोगों को यहाँ पर कैद करने की कोशिश की जा रही थी। मास्टर एजेंट देखते ही कि सभी लोग इल्यूजन्स में ट्रैप हैं। या तो अपने सपनों में अपने हस्बैंड को देख पा रही थी। वो उन्हें अपने गले लगाते हुए कहने लगे कि फाइनली हम मिल ही गए, लेकिन मुझे बस एक ही बात समझ नहीं आ रही, आप उस एजेंट जैसे क्यों दिख रहे हो। और उतने में मास्टर एजेंट ने उसे उसके इल्यूजन से बाहर निकाला। वही दूसरी तरफ मुरोंग अपने इल्यूजन में मास्टर एजेंट को खाना खिला रही थी, लेकिन एजेंट के उसके पास जाते साथ ही वो इल्यूजन से बाहर निकल गई। वहीं पर शियांग तो अपने ड्रीम्स में सभी गॉड्स को जान से मार रही थी और फिर वो खुश होते हुए कहने लगी कि अब 9 हेवंस पर डीमंस का राज होगा। लेकिन एजेंट ने उसे भी इल्यूजन से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि जीटियान का दिमाग लॉस्ट होने की वजह से वो इस इल्यूजन में ट्रैप नहीं होता। साथ ही उस बंदे के हाथ में मिरर का एक टुकड़ा था, तो ये लोग तुरंत ही समझ जाते कि ये तो हेवनली मिरर का पीस है। वेल, इस मिरर की एक खास बात थी, ये आपके नियर फ्यूचर को दिखा सकता है, यानी कि एजेंट ने जिन भी विजन्स को देखा था वो उनका फ्यूचर है। वो आगे चलकर एक गॉड बनेंगे और कभी किसी के काम नहीं आने वाले। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि उन्हें उनकी मास्टर वहाँ पर नजर नहीं आई। खैर, अब इस ट्रायल को पास करने के बाद इनके सामने
सामने स्टेयरवे अपीयर होने लगा जो कि इन्हें फाइनली डिवाइन realm में पहुंचा देती है। वहीं पर ज़ीटियन तो गेट देखते साथ ही बौखला गया। वो बिल्कुल भी फर्स्ट हेवन में एंटर नहीं करना चाहता था। तो याओ उससे कहने लगी कि अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस बार कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा और तुम्हारी ये सीनियर सिस्टर याओ तुम्हारा बदला लेगी। और अब ये लोग उस गेट में एंटर करते साथ ही उनका काफी अच्छे से स्वागत होने लगा। फर्स्ट हेवन के लोग तो इन सभी का वेलकम करने के लिए तैनात थे। ये नजारा देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये बेरहम फर्स्ट हेवन अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया। और उतने में ही फर्स्ट हेवन अकेडमी का मास्टर इन्हें रिसीव करने पहुंच जाता है। वेल इस बंदे ने तो इन सब के लिए एक दावत भी ऑर्गेनाइज की थी। मुरोंग कहने लगी कि ये लोग तो एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। पहले इन्होंने मॉर्टल्स को टॉर्चर किया और अब अचानक से ही हमारी इतनी ज्यादा खातिरदारी कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे सुधर गए। जिस पर शियांग कह रही थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन्होंने सर्व किए हुए खाने को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। हमें कुछ भी करके अपनी खाने की इच्छा को कंट्रोल करना होगा। और शियांग खासकर ये सब मास्टर एचिन को बता रही थी क्योंकि उसे पता है कि मास्टर एचिन खाना देखते साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं। वेल मास्टर एचिन को तो उसका ताना समझ नहीं आया, लेकिन आर्टिफैक्ट तो काफी ज्यादा शातिर है। वो एचिन को बताने लगा कि शायद ये लड़की आपको इनडायरेक्टली भुक्कड़ बुला रही और फिर इनके सामने बड़ी ही अजीब सी डिश रखी जाती है जो देख मुरोंग कहने लगी कि ये तो बड़ी ही अजीब डिश है। तो फर्स्ट हेवन का मास्टर बताने लगा कि भले ये डिश दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मगर इसे खाने के बाद तुम्हें 10 साल की कल्टीवेशन की पावर मिल जाएगी, इसलिए फटाफट से अपनी डिश को खत्म कर लो। ये खाना ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी मजे का नहीं लगता। तो शियांग एक बाइट लेते हुए कहने लगी कि आपने मॉर्टल्स पर अत्याचार किए, तो शायद उसी की भरपाई करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही। जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि ना हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दरअसल ये सारी एक गलतफहमी है। वेल जो भी मॉर्टल्स यहाँ आए थे उनके पास इतना टैलेंट था ही नहीं कि वो डिवाइन realm की स्पिरिचुअल पावर को हैंडल कर सके। अब वो कल्टीवेशन तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने उन्हें रिफाइनिंग का काम दिया ताकि वो फर्स्ट हेवन में रहकर रिफाइनिंग के काम में हमारी मदद कर सके। मगर तभी दो मॉर्टल्स जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी थे वो यहाँ से भाग निकले। वेल यहाँ पर वो बंदा मास्टर कियान और ज़ीटियन की बात कर रहा था। वो मास्टर बता रहा था कि वो दोनों तो यहाँ से भाग निकले, मगर उन्होंने जाने के बाद इस स्टेयरवे को भी सील कर दिया और फिर पूरे की पूरी मॉर्टल realm में एक खबर फैलाई कि फर्स्ट हेवन बेरहम है। हम पर मॉर्टल्स को रिफाइन करके उनकी पिल बनाने का इल्जाम लगाया गया। दरअसल ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और स्टेयरवे सील होने की वजह से हम मॉर्टल realm में आकर लोगों को समझा भी नहीं पाए कि वो दोनों बंदे झूठे हैं। हालांकि एजेंट को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि वो लोग इतना भयानक प्रेशर झेलकर यहाँ पहुँच पाए और तुम्हारे हिसाब से वो लूजर्स थे जो यहाँ की स्पिरिचुअल पावर को झेल नहीं सकते। मेरे ख्याल से अब तुमने ये फालतू की कहानियाँ बंद करनी चाहिए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ये तुम्हारा ओरिजिनल हॉल नहीं है, साथ ही हमारा दोस्त ज़ीटियन भी यहाँ पर मौजूद नहीं। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? अब सच बताओ या फिर मारे जाओ, चॉइस तो तुम्हारी है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर कहने लगा कि पहले खाना तो खा लो, मगर मुरोंग ने तो उस टेबल को ही पलट के रख दिया। जो देखो मास्टर कहने लगा कि अगर खाना खा लेती तो शायद तुम्हें कोई दर्द नहीं होता और आसानी से रिफाइन हो जाते। एचन ने देखा कि इनके सभी दोस्तों को दर्द हो रहा तो गुस्से में जाकर उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, मगर वो बंदा वहाँ से गायब होकर एक जिनसिंग हब में बदल गया। दरअसल ये कोई हॉल नहीं बल्कि बड़ी सी कोल्ड्रन की स्पेस थी। वेल फर्स्ट हेवन के मास्टर ने इस कोल्ड्रन को एंट्रेंस पर ही सेटअप कर दिया, जिसके चलते ये लोग सीधे उस इल्यूजन में ट्रैप होकर कोल्ड्रन में एंटर कर गए। साथ ही ज़ीटियन भी उन लोगों के कब्जे में था। वो मास्टर कहते हैं चलो इसे भी कोल्ड्रन में फेंक दो। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड्रन में मौजूद सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद एचिन का हेवनली ऑर्ब दोबारा से एक्टिवेट हो गया। वो एचिन से कहने लगा कि आपने तो कई सारे टास्क कंप्लीट कर लिए और मुझे तो इसकी खबर भी नहीं लगी। पता नहीं मैं सही टाइम पर अवेकन क्यों नहीं हो पाया। जिस पर एचिन कहते हैं कि फिलहाल तो मेरे दोस्तों को बचाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। हालांकि उन्होंने कोल्ड्रन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अटैक किया था उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। साथ ही साथ उस जगह पर फायर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो देख हेवनली ऑर्ब मास्टर एचिन को बताने लगा कि ये एक ब्लड सैक्रिफाइस कोल्ड्रन है, इसे ब्रेक करने के लिए इमॉर्टल पावर की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल आप एक मॉर्टल हो, जिसके चलते आप इन लोगों को बचा नहीं सकते। लेकिन मास्टर एचिन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस कोल्ड्रन को ब्रेक करने लगे। उन्होंने तो ठान लिया था कि वो इस कोल्ड्रन की धज्जियां
गोलियां उड़ाकर ही दम लेंगे। इधर फर्स्ट हेवन के लोग ये देखकर हैरान थे कि उस कोल्ड्रन से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही। हालांकि वो मास्टर जानता था कि कोई भी मॉर्टल इस कोल्ड्रन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इधर हेवनली ऑर्ब मास्टर एचियन को बार बार समझाने लगा कि प्लीज ऐसा ना कीजिए वरना आप खुद ही मारे जाओगे। लेकिन एचियन को खुद की परवाह तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बस उस कोल्ड्रन पर मुसलसल पंचेस हिट करना शुरू कर दिए थे, जिससे वो कोल्ड्रन बुरी तरह से शेक होने लगी। इस पल में मास्टर एचियन को कुछ पुराने विजन्स नजर आते हैं, जिसमें अपनी सबसे पुरानी दोस्त शाओनिंग को देख पा रहे थे। वेल एचियन जब फर्स्ट टाइम मॉर्टल रेल्म में आए थे तब शाओनिंग ही उनकी पहली दोस्त बनी थी। वो परेशान होते हुए कह रही थी कि यार चाहे मैं कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बना लूं, ये बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। एचियन तो उसे वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता है शाओनिंग की तो मौत हो चुकी थी। उतने में शाओनिंग उनसे कहती अरे तुम तो वापस आ गए, चलो जल्दी से खाना खाने बैठ जाओ। मॉर्टल रेल्म में स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल ही कम है। यहाँ के कल्टीवेटर्स खाने के जरिए ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर पाते, मगर यहाँ के मुकाबले हेवनली रेल्म काफी ज्यादा अलग है। वहाँ पर तो तुम बड़ी आसानी के साथ स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इनफैक्ट ज्यादा पावर्स हासिल करनी रही तो एलिक्सर पिल भी बनाई जाती, मगर वहाँ पर ऐसा डिलीशियस खाना तो नहीं मिलने वाला। इसीलिए तुम जब तक भी मॉर्टल रेल्म में हो यहाँ के खाने के मजे लेते रहो। असेंड होने के बाद ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हें लॉ ऑफ जंगल तो पता ही होगा, यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकता, मगर पता नहीं वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन कमजोरों को मार रहे उन्हें भी जीने का हक है। इमॉर्टल रेल्म में तो फिलहाल ऐसे ही होते जा रहा, वो लोग कमजोरों को मार के उनकी पिल्स बनाकर कंज्यूम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हेवनली रेल्म के लोगों में डिसिप्लिन की कमी होगी, जिस पर एजेंट कह रहे थे कि अगर उनमें डिसिप्लिन की कमी है तो उन्हें जबरदस्ती डिसिप्लिन सिखाना होगा। जो सुनते साथ ही शाओनिंग तुरंत ही जाकर एजेंट की हाइट को खुद के साथ कंपेयर करने लगी। वो कह रही थी अरे वाह तुम तो बड़े हो गए, अब तो मुझे तुम्हें हर एक चीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखो, मॉर्टल रेल्म हेवनली रेल्म से काफी ज्यादा अलग है, तो यहाँ पर तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी एजेंट शाओनिंग को बताने लगे कि मैंने हेवनली मिरर में मेरे एसेंशन के बाद वाले फ्यूचर को चेक किया था। आपको तो पता ही है कि वो मिरर फ्यूचर के इवेंट्स को शो कर सकता, मगर आप मेरे फ्यूचर में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। बताओ आप कहाँ चली गई? जिस पर शाओनिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि अर्थ एंड हेवन में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मुझे हेवन में ढूंढकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं जो भी अचीव नहीं कर पाई वो जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। जाओ जाकर इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करो, उन सो कॉल्ड पावर हाउस का घमंड चकनाचूर कर देना। और इतना कहते साथ ही शाओनिंग वहाँ से गायब हो गई। वहीं पर एजेंट कह रही थी मास्टर मैं समझ चुका हूँ, मैं कभी भी आपके गाइडेंस को नहीं भूलूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फर्स्ट हेवन की वही कोल्ड्रन दिखाई गई, जिसमें एजेंट और उनके सभी दोस्तों को रिफाइन किया जा रहा था, मगर वो कोल्ड्रन तो काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। जो देख फर्स्ट हेवन का मास्टर अपने चमचों से कहने लगा कि जल्दी से इसे स्टेबल करो, तो उसके कई सारे डिसाइपल्स फटाफट से जाकर उस कोल्ड्रन पर टूट पड़े, मगर उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होते हुए वो कोल्ड्रन डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही एजेंट अपने दोस्तों की जान बचा चुके थे। जो देखते साथ ही वो बंदा उन पर अटैक करने रवाना हो गया, मगर एजेंट तो खुद ही उसके सामने चले गए। उन्होंने बड़े गुस्से में आकर उस मास्टर की बड़ी ही ब्रूटल तरीके से धुलाई करना शुरू कर दी थी। वहीं पर एजेंट के जूनियर्स तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक भी मास्टर एजेंट को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वेल मास्टर एजेंट ने तो उस बंदे को पतंग जैसे उड़ाना शुरू कर दिया था, और फाइनली उस बंदे का काम तमाम हो गया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें नाइन हेवंस कोर्ट की स्पिरिचुअल बर्ड लिन शॉ दिखाई गई। वेल इसी ने याओ की स्पिरिचुअल पावर को सील करके उसे मॉर्टल रेल्म में भेज दिया था, ताकि याओ खुद होकर मास्टर एजेंट को वापस हेवन में ले जा पाए। और यही वजह थी कि याओ ने बार बार इस बंदी को गालियां दी। वेल लिन शॉ सोच रही थी कि याओ को तो यहाँ से जाकर आधा दिन गुजर गया, यहाँ का आधा दिन मतलब मॉर्टल रेल्म के कई सारे महीने हो गए, मगर अभी तक तो उस कमबख्त याओ की कोई खबर नहीं आई। मेरे ख्याल से अब मैंने ही मॉर्टल रेल्म में वापस जाकर डिवाइन लॉर्ड को वापस लाना चाहिए। याओ से तो इम्पोर्टेंट काम होने से रहा। और उतने में लिन शॉ का परिंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे बता रहा था कि लॉर्ड एजेंट हेवनली रेल्म में वापस आ गए। वेल इस खबर को सुनते साथ ही लिन शॉ तो काफी ज्यादा खुश हो गई। अब ये सीन यहीं पर शिफ्ट होकर हमें एक मिस्टीरियस केव दिखाई गई, जहाँ पर एक बंदा अपनी जूनियर को बता रहा था कि जब से सेलेस्टियल स्टेयरवे सील्ड हुआ था तभी से हेवनली रेल्म और मॉर्टल रेल्म के दरमियान का कांटेक्ट टूट गया, और इसी वजह से मैं भी तुमसे बात नहीं कर पाया। बताओ तुम कैसी हो? मॉर्टल रेल्म शायद तुम्हें भाग गई थी। खैर अब तुम वापस आ ही गई हो तो हमारे मेन मकसद को मत भूलना। याद रखो तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। वेल दोस्तों ये बंदी तो मुझे खाना पकाने वाली मुरंग जैसी ही नजर आ रही है। खैर इसकी आइडेंटिटी फिलहाल सीक्रेट रखी गई। और इसी
इसी क्लिफ हैंगर पर इस सीरीज का सीजन 1 एंड